कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम। कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौरों को महका हुआ यह चमन, और भौरों को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत प्रेमाशरम। कोशाए आफियत प्रेमाशरम। कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत, कोशाए आफियत। लश्कर की मुसीबत गांव में फिर आ गई। बेकार में लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, एक थैला भी हाथ पर नहीं धरेंगे। जमादार साहब, इसके पैसे कब मिलेंगे? चुप कर, अफसर से शिकायत हो जाएगी। तो चाचा क्या कर लेगा? अरे हवेली में जाकर छोटे सरकार ज्ञान शंकर से शिकायत करेगा। गांव में ये सरकशी नहीं चलने दूंगा। क्यों बे? 100 का खेत 50 रुपए में जोतता है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पे इजाफा लगाने का दावा करो। जिसने जीवन दिया है वही खाना भी देगा। चलो। अरे बेटा तू क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? बैठ। क्या कहूं? ना बापू कुछ बताता है, ना माँ कुछ बताती है। कुछ आप ही बताओ, हुआ क्या? अरे बेटा कोई बात हो तो बताऊं। कि जमींदार और किसान में तो आपस में नोक-झोंक होती ही रहती है, यही तो हमारी किस्मत है। पर तू क्यों परेशान है? अरे वो हौस आग लगाए, माँ की बेइज्जती करे और बापू की झूठी शिकायत करे, तो क्या मैं चुप रहूंगा? तो फिर क्या करेगा तू? जब गौस के सर पर लठ पड़ेगा ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी। देखो बेटा, अगर तुम नहीं माने ना तो मैं थाने जाकर कह दूंगा। अरे थाने वाने से नहीं डरते चाचा, बस तुमसे डरते, तुमसे। जब ही तो यहाँ आए। अरे बेटा, मैं भी तो तुझे अपना बेटा समझता हूँ, तभी तो तुझे रोकता हूँ, और मनोहर को मैं भाई समझता हूँ। अरे उन्हें तो अपनी कोई परवाह नहीं। हाँ, मगर तुम्हारी इज्जत पर कोई बात आ जाए तो जान दे दे, जान। कल से हवेली से आए हैं, रोटी तक नहीं खाई। हैं? तो फिर तू जाके उसे रोटी खिला और उसके बाद चौपाल पे भेज दे। जा बेटा जा। सुना है भाई, वो दरोगा जी रिश्वत में फंस गए। कौन? वो प्रभाशंकर के बेटे दरोगा दयाशंकर? हाँ, तब तो ज्ञान शंकर अपनी छोटी सरकार डिप्टी साहब से सिफारिश कर ही देंगे। अच्छा, तो ये बात। हाँ, ज्ञान तो सिफारिश कर ही देगा, आखिर दया उसके चाचा का बेटा जो है। तो आप मुझसे सिफारिश चाहते हैं ना? वैसे उन पर इल्जाम क्या है? कहते हुए शर्म आती है। दयाशंकर तुम्हारा भाई है, उस पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। सुना तो मैंने भी था, मगर आपसे पूछा नहीं कि ना जाने आप क्या सोच लें। सोचें क्या बेटा, घर में चाहे कुछ भी हो, बाहर ऐसा लगना चाहिए कि घर की इज्जत एक है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कार्रवाई तुम्हारे दोस्त डिप्टी कलेक्टर ज्वाला सिंह की अदालत में चल रही है। बेटा जरा तुम उसके पास चले जाओ, मुमकिन है कि वो कुछ रियायत कर दे। मैंने कहा ना, मेरी सिफारिश का कहीं उल्टा असर ना हो, वो अपनी इज्जत रखने को कहीं और सख्त ना हो जाए। हाँ बेटा,
अगर तुम उनकी जगह पर होते तो यही करते। और आम तौर पर लोग अपने दोस्तों की सिफारिश का ख्याल करते हैं। ये मेरी शान के खिलाफ है। अगर मैं खुद भी फंसा होता तो उसके पास न जाता। तो क्या अपने भाई की सिफारिश करना तौहीन है? सिफारिश किसी भी मामले में हो तौहीन है, खासकर रिश्वत के मामले में। तो मुसीबत में तुम अपने भाई की मदद नहीं करोगे? जानबूझकर आग में कूदना भी मुनासिब नहीं। कादिर मियाँ सुनिए, ये साहब लोगों के चपरासी हैं, दूध लेने आए हैं। लो, जबरदस्त का ठेंगा और सर पे खां साहब। अब क्या नई मुसीबत ले आए? ये मुसीबत नहीं है, ये आप सबों के मेहमान हैं। और आपके क्या हैं? ए, ज्यादा हुज्जत मत करो। ये लश्कर वाले साहब के चपरासी हैं, दूध लेने कहीं और जाएंगे क्या? चलो छोड़ो, कितना दूध चाहिए? कम से कम 10 सेर तो हो। चाहे इस वक्त इतना दूध पूरे गांव में ना निकले। हमारी भैंसे तो दुधारू भी नहीं है। ले आओ अपनी भैंसे, हम तो पत्थर में से भी दूध निकाल लें। इस चपरास में वो जादू है कि जंगल में भी मंगल कर दे। अरे बात को तूल मत दे, सुक्कू ने 2 सेर देने को बोल दिया है। दुखरन, कादिर, तपट और मनोहर ने 2-2 सेर दे दिया। हो गया ना 10 सेर? मैं 2 शेर का जिम्मा नहीं लेता। भैंस खड़ी है, देख लीजिए। मेरी भैंस तो गाभन है, गाभन भैंस कहाँ से दूध देगी? जितना सुक्खू ने कहा उससे आधा मुझसे ले लो। जब तक ये लश्कर है तब तक ये लूट और खसोट तो चलती ही रहेगी। अरे मनोहर, तेरी भैंस तो दुधारू है, क्या 2 सेर दूध भी ना देगी? अरे मेरी सुनिए, मेरी भैंसें बहुत दुधारू हैं, मन मन भर दूध देती हैं। तो ले आओ ना, हम दूलेंगे। बेगार के नाम पर तो छटाक भर भी ना देंगी। तू चुप कर, जो देना होगा दे देंगे। मैं तो हमारे पंजे में नहीं पड़े, चौकड़ी भूल जाओ। बहुत गर्मी चढ़ गई है, पकड़ कर लश्कर ले चलते हैं, सारी गर्मी उतर जाएगी। भैया हमारी गर्मी? अरे हमारी गर्मी ये 5-5 रुपल्ली के गुलामों के बस की नहीं है। जाओ जाओ, अपने साहिब बहादुर के जूते साफ करो, जूते, जो तुम्हारा काम है। मनोहर, सुन रहा है अपने बेटे की बातें? क्या तू इसको अपनी तरह बनाना चाहता है? अगर डिप्टी साहब के कानों में ये बातें पड़ी तो क्या हश्र होगा, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। खां साहब जवान बच्चा है, अभी समझ नहीं पा रहा है। तो समझाओ इसको। अरे तू यहाँ से चला जा। क्यों चला जाऊं? किसी का डर है क्या? अरे डिप्टी साहब के आदमी हैं, शिकायत कर देंगे। ये लोग डिप्टी साहब से मेरी शिकायत की धमकी देते हैं। अरे मैं तो खुद ही उनके पास चला जाऊंगा। अरे ये काम भी तो डिप्टी साहब का ही है। डिप्टी साहब ने ऐसे जुर्म का हुक्म नहीं दिया होगा। अरे ये चपरासी हैं, चपरासी, जो अपनी चपरास के घमंड में अंधे हो गए हैं। अरे हम अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारा काम है खिदमतगारी और बनते हो रईस। अरे ठाठ से रहना चाहते हो तो कोई और काम क्यों नहीं करते? अरे हम गरीबों का गला क्यों दबाते हो? अरे तू चुप रहेगा कि नहीं? जितना हो सकेगा दे देंगे। बोलने दो इसे। खां साहब, हमें दूध मिलेगा या नहीं, या फिर जाएं? दूध यही देंगे। अरे छोड़ो इस झगड़े को। मनोहर, जाओ, जितना दूध है भेज दो। मनोहर से दूध नहीं चाहिए। तो यहाँ देता ही कौन है? अब तू ही बोल ले, जो आए तेरे मन में कर, मैं तो चला।
नमस्कार सरकार। क्या बात है? सरकार, मेरा घर इसी गांव में है और मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि आज कितनी गाड़ियों की जरूरत है और क्या सामान चाहिए। तू सामान और गाड़ियों का चौधरी है? नहीं नहीं, आपके चपरासी मुसाफिरों की गाड़ियां रोक लेते हैं। उस दिन उस बीमार बुढ़िया को गाड़ी से उतार दिया। वो बेचारी अस्पताल जा रही थी, तो मैंने सोचा कि सरकार से पूछ लूं क्या सामान चाहिए और कितनी गाड़ियों की जरूरत है, उसे कोशिश करके पूरा कर दूं। नहीं, हमारा सामान ढोने के लिए हमारा ऊंट मौजूद है। शायद हमारे लोगों को गाड़ियों की जरूरत हो। तुम एक काम करो, पेशकार साहब से जाके मिल लो और पूछ लो उनसे। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं बताएंगे। सरकार ही पूछ ले तो अच्छा होगा। तू क्या समझता है कि मैं इसी काम के लिए यहाँ बैठा हूँ? मुझे दर्द सरी की फुर्सत नहीं है, समझे तुम? हुजूर इसे सर का दर्द समझते हैं और उधर लोगों की जान पर बनी है। आप यहाँ धर्म के आसन पर बैठे हैं, तो मेरी हिम्मत हुई। मैं समझता था आप काबिल हैं और गरीबों की सुनते हैं, मगर आज मालूम हो गया कि हम गरीबों की भगवान के सिवा सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। बलराज, तू यहाँ कैसे? क्यों पेशकार साहब, यहाँ आना मना है? तुझे पता है ना ये डिप्टी ज्वाला सिंह का डेरा है? खूब पता है पेशकार साहब, हम भी उन्हीं से मिलने आए थे। जब जुल्म की बात होगी तो शिकायत के लिए उनके पास खुद ही तो जाना पड़ेगा। कर ली मुलाकात? किस बात की शिकायत की? लश्कर वाले गांव वालों से जबरदस्ती बेगार ले रहे हैं, उनकी गाड़ियां पकड़ रहे हैं और वो गौस खां भी उन्हीं का साथ दे रहा है। बेगार लेना, गाड़ियां पकड़ना तो लश्कर वालों का हक है। मगर पेशकार साहब, ये तो जुल्म है गरीब लोगों पे। तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये हमेशा से होता है और होता रहेगा। मगर ये तो अंधेर है पेशकार साहब। अंधेर है तो ये अंधेर चलता रहेगा। तो तू बड़ा पंचम सुर में बोल रहा है? अरे पेशकार साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। मुझे? तो क्या मुझे? जी आपको। आज तुम्हारे मुचलकों के लिए बोलूंगा ना तो समझ में आएगा। जी सरकार। पेशकार साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं कि हमारे लश्कर वाले गांव वालों से बेगार ले रहे हैं? मुझे इस बात का इल्म नहीं है सरकार। ये तो बहुत बुरी बात है सरकार, आपके चपरासी ऐसा कार्य करें। तौबा तौबा, अल्लाह से तौबा, ये तो सरासर जुर्म है सरकार। आप सबसे कह दीजिए कि आज के बाद कोई भी बेगार नहीं लिया जाएगा। जी सरकार, बिल्कुल सरकार। और हाँ, कोई भी चपरासी किसी भी गाड़ी को नहीं रोकेगा, किसी गरीब को नहीं सताएगा। हमारा सामान खुद हमारी गाड़ियों में जाएगा। हम नहीं चाहते कि हम अपने आराम के लिए किसी गरीब को सताएं। बहुत बुरी बात होती है। बेशक सरकार, ये बहुत बुरी बात है सरकार, ये तो सरासर जुर्म है सरकार। ये नौकरी मैंने क्या कर ली है, फुर्सत ही नहीं मिलती। जब देखो इन फाइलों में उलझे रहो। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये ओहदा दर्द सरी है, मगर आप मान ही नहीं रहे थे। हम तो इन ओहदों से दूर ही भले। इंसान कितना खुदगर्ज है, इसकी मिसालें यहां देखने को मिलती है। लोग तो हमारे पेशकार और हमारे अर्दलित तक की खुशामद इसलिए करते हैं कि शायद उनके जरिए हमसे फैसला लिखा ले। मैं यहां इसीलिए आया था। आपका पेशकार इजाद हुसैन बड़ा ही घाघ आदमी है। आजकल हमारे चचा साहब के यहां उसका आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। होशियार रहिए, शायद उसने मेरे बहाने
दयाशंकर की सिफारिश की हो? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं खुद सिफारिशों के खिलाफ हूं। दोस्ती का फायदा उठाकर इंसाफ का खून नहीं चाहता। कहीं आप अपने चाचा साहब से नाराज तो नहीं है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारे बुजुर्ग हैं, दयाशंकर उनका बेटा है, मेरा चचेरा भाई है, मगर मुजरिम भाई नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं उसकी सिफारिश करके शर्मिंदा नहीं होना चाहता। इंसाफ के लिए मुझे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। आपको सुनकर ये खुशी होगी कि मैंने अपने फैसले में दयाशंकर को साफ तौर पर बरी कर दिया है। अदालत में फैसला सुना दिया जाएगा, सिर्फ आपको बता रहा हूं। लेकिन ये कब हुआ? फाइलें पढ़ी तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आप तो जानते हैं फैसले का ताल्लुक सबूत पर होता है, किसी शोहरत या किसी बात पर नहीं। शायद ये सुनकर आपको तो खुशी हुई होगी। जी हाँ, जी हाँ, खबर तो खुशी की है। आपने तो हमारे चचा साहब पर एहसान कर दिया। नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। आप कुछ भी कहिए, मैं तो इसे एहसान ही कहूंगा। वैसे कभी कभी आपको पुलिस के दबाव में भी काम करना पड़ता होगा। नहीं, मैं किसी दबाव को नहीं मानता। लगता है दयाशंकर का बरी होना आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, आप हमारे साथ बरसों रहे हैं, फिर भी आप हम पे शक कर रहे हैं। ज्ञान बाबू, हम तो मजाक कर रहे हैं। देखिए तो ये खत आया है, किसका है? क्या बात है, किसका खत है? ज्ञानू का खत है। तो पढ़िए ना। चाचा साहब, मेरी कुव्वते बर्दाश्त से बाहर है, इसीलिए जो आपसे कह नहीं सका वो खत के जरिए कह रहा हूं। बराए करम इस हवेली की तकसीम और गांव लखनपुर जमींदारा का मुकम्मल मेरे हिस्से में लिख दीजिए और दूसरे गांव पर अपना जमींदारा रखिए। आपका तालिबे दुआ ज्ञान शंकर। आज दयाशंकर के फैसले का दिन है। मेरा तो दिल हौल रहा है जी। दिल हौलाने से क्या होगा? भगवान से दुआ करो। अगर ज्ञान सिफारिश के लिए चला जाता तो दया छूट जाता। मैंने तो उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना। बस वो तो बंटवारा बंटवारा ही गाया जा रहा है। समझता है हम सब खाए जा रहे हैं। उसे तो हर वक्त खर्चे की रट लगी हुई है। ज्ञान की इन्हीं हरकतों की वजह से हवेली के पुराने पुश्तैनी नौकर शेख अब्दुल सलाम नाराज होकर हवेली छोड़ गए। हाय हाय, वो चले गए? वो नौकर कहाँ थे? वो तो परिवार के आदमी थे। और ये सब भी ज्ञान की वजह से हुआ। उसे तो हर वक्त खर्चे की रट लगी रहती है बस। चाची, खर्चा तो बहुत बड़ा मसला है। हम घर की इज्जत के आगे खर्चे को कुछ नहीं समझते। क्योंकि आपका दौर खुदकुशी का दौर था और ये दौर खुद परवरी का है। हाँ, जेठ जी और तुम्हारे चाचा जी तुम सबको पालते थे और तुम सिर्फ खुद को पालते हो। नहीं, मेरी भी तो गृहस्थी है और श्रद्धा भाभी भी तो मेरे हिसाब में आएंगी। तो क्या इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे? इसमें हर्ज भी क्या है? देखो बेटा, अभी कुछ दिन जैसा चल रहा है वैसा चलने दो।
हमारा तो दिमाग उड़ रहा है। दया अदालत गया है। पता नहीं तारीख पड़ेगी, मुकदमा छूटेगा, या भगवान ना करे कुछ। अशुभ मत बोलिए जी। उस तरफ से इत्मीनान रखिए, दया शंकर साफ बरी हो जाएंगे। कैसे पता? हो क्या जाएंगे, समझिए साफ बरी हो गए। तो क्या तुम्हें फैसला पता है? पता क्या, अपने हाथों से फैसला लिखकर आया हूं। क्या तुम डिप्टी साहब के पास गए थे? चचा साहब, घर में आग लगी हो, कुआं पास हो और मैं पानी को ना दौड़ूं। क्या फैसला है? वैसे तो सारे सबूत दया के खिलाफ थे, ज्वाला मानते ही नहीं थे, पर मैंने उनसे कहा भाई आपको हमारे एहसान नहीं भूलने चाहिए। तो फिर वो क्या बोले? अरे मैंने बोलने ही नहीं दिया। भाई मैंने कहा हमारे चचा साहब का मामला है। तो क्या वो मान गए? मानते कैसे नहीं, सजा का फैसला कटवाकर बाइज्जत बरी होने का फैसला लिखवाकर आया हूं। ज्ञान की चाची, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात बड़े भैया मेरे सामने खड़े हो। आओ बेटा। जुग जुग जियो मेरे लाल। ज्ञान, तुम जैसा बंटवारा चाहते हो वैसा कर लो। लखनपुर का पूरा अमल दखल अपने नाम करवा लो। मैं दूसरे गांव से गुजारा कर लूंगा। लखनपुर पूरे का पूरा तुम्हारा रहेगा। कस के दबा। बिंदा, अरे शरबत तो पिला। सुक्को सब पीजिए। रात को मैंने ख्वाब देखा। हाँ, आपने ख्वाब देखा? सारे गांव पर अपना कब्जा हो गया है। हाँ, सारे गांव पर आपका कब्जा हो गया है। अबे ओ शौकीन के बच्चे, टके में झिंझिनिया मत मिला। जा, जाके सफाई कर। अबे रुक, लार टपक रही है। जलेबी खाएगा? जा ले ले। ले ले। अबे 3 ले लिया, जा खा ले, जा खा ले। मुबारक हो करिंदा साहब। ख्वाब सच्चा हो गया। सुक्को चौधरी, अभी तक प्रभा शंकर जी से झिझक थी, अब वो भी खत्म हो गई। जमींदारी कैसे चलती है ये हम सिखाएंगे। मगर खासा, अब गांव में बहुत सरकशी बढ़ने लगी है। हम तो रोज चौपाल में बैठते हैं ना, सबकी बातें भी सुनते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं जमींदार को और आपको। सुक्को चौधरी, तुम तो हमारे अपने आदमी हो, तुम कैसे सुन लेते हो? मैं तो क्या, बिंदा भी जानता है वहां क्या क्या बोलते हैं। बिंदा जी सरकार। ना तुम हमें बताते हो, ना तुम उसको डांटते हो कि ये क्या बकवास कर रहे हो। खान साहब, उन्हें डांट दे तो वो हमारे सामने बोलेंगे भी नहीं। फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उनके दिल में क्या है। तो बताओ उनके दिल में क्या है? क्या है उसके दिल में? सारे ख्वाब को खत्म करके रख दूंगा, खत्म करके रख दूंगा सारे ख्वाब को उसके। उस दिन हवेली में छोटे सरकार ज्ञान शंकर ने लगान बढ़ाने की जो बात कही,
बस वही सबके दिल में चुभी हुई है। कहते हैं इजाफा लगान तो नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं देंगे लगाम? अदालत के दावे को हंसी खेल समझ लिया है, रो रो कर देंगे। लगान वसूल करना हमें आता है। और इसमें है? नहीं है? मेरे बैग में है, तब दूंगी, ठीक है? लीजिए भैया, लड्डू खाइए। अरे और खाइए ना। अरे नहीं अब बस नहीं, बस। क्या भैया, पता है आपके नखरे देख कर ना मुझे अपने भाई रामानंद की याद आ जाती है। भाभी आप जानती हैं, खाने पीने में बिल्कुल ऐसे ही नखरे करता है और पिताजी कितना डांटते हैं कि मेरी तरह खूब खाया करो, पर सुनता ही नहीं। मगर दरोगा जी, आज कोई नखरा नहीं चलेगा। आज विद्या ने सारे खाने अपने हाथों से बनाए हैं। अरे गाना बजाना कैसा चल रहा है? विद्या ने पड़ोस की सारी औरतों को न्योता दिया है। पहले गाना बजाना होगा, फिर सबके लिए खाना परोसा जाएगा। हाँ भैया, और आपके मुकदमे से छूटने की खुशी में आज तो चाची भी नाचेंगी और चाचा हारमोनियम बजाएंगे और मैं और दीदी भी नीचे जाकर गाएंगे। दीदी, ये गाना क्यों रुक गया अचानक? विद्या जी? लखनऊ से राय साहब का तार आया है। लखनऊ से? जी मेरे घर में सब ठीक तो है ना? अफसोस, तुम्हारा भाई रामानंद नहीं रहा। क्या? रामानंद? मेरा जवान इकलौता विद्या 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 प्रेमाश्रम घोषाया पियत प्रेमाश्रम। मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। घोषाए आफियत प्रेमाश्रम, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत, घोषाए आफियत।